बच्चों, दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। और आज हम आपके सामने इलेक्ट्रिक करंट पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में 36 लेक्चर दे करके सब डिस्कस कर दिया। आज इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम इसे समझेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में मैं सबसे पहले करंट को समझना चाहते हैं कि करंट का सिंपल अर्थ होता क्या है। करंट का सिंपल अर्थ होता है फ्लो। तो करंट मीन्स क्या समझना है? फ्लो। और करंट एक जनरल वर्ड है। ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन नहीं। इलेक्ट्रिक करंट करंट का एक टाइप है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट ही करंट का एक टाइप है। करंट कई प्रकार का हो सकता है। अगर हीट का फ्लो हो रहा है, हीट करंट। अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर करंट। अगर मास का फ्लो हो रहा है, मास करंट। जबकि इलेक्ट्रिक करंट करंट का एक टाइप्स है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई करंट पूछे तो आप इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन नहीं कर दीजिए। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब स्पेशली चार्ज का फ्लो होगा, तब उस समय इलेक्ट्रिक करंट होगा। उससे पहले अगर वाटर का फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, वो बस करंट है, लेकिन वाटर करंट है। इसलिए हर करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक करंट है। यह सही बात है। तो हम सबसे पहले करंट को डिफाइन करेंगे कि करंट किसको कहना चाहिए। तो हम इसको कहना चाहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग is known as करंट। ये करंट का परिभाषा है कि आपको किसी भी चीज के प्रवाह के रेट को, फ्लो के रेट को हम करंट कहेंगे। एक बात है। दूसरी बात है कि तब इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे? उस इलेक्ट्रिक करंट हम तब बोलेंगे जब स्पेशली चार्ज का फ्लो हो। इसलिए हम किसी से जब करंट भी पूछते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर देते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं करना हम लोग को। और दूसरी बात ये भी बता देता हूं कि करंट का मीन्स होता है फ्लो। मैंने पहले लिखा धारा, मोशन। किसी भी चीज का गति है, मोशन है, फ्लो है, तो एक प्रकार का करंट है। हम अभी लगातार बोल रहे हैं ना, ये भी एक करंट है, फ्लो। तो अगर आप फ्लो की बात कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं इस वायर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इस वायर में, ये वायर है, अब बोलते हैं इस वायर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? जब आपने करंट बोल दिया तो करंट का मतलब ही होता है फ्लो। जब आपने करंट बोल दिया तो करंट का मतलब ही होता है फ्लो। फिर फ्लो वर्ड क्यों बोले? करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसका मतलब फ्लो रिपीट हो गया, जो उचित नहीं है। जैसे कभी कभी आप बोलते हैं ब्लेंडर मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब ही होता है गलती, ब्लेंडर का मतलब होता है भारी गलती। फिर मिस्टेक क्यों बोले? नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ ब्लेंडर। तो हमको बोलना चाहिए इस वायर में करंट नहीं है। ये सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। इस वायर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ये सेंटेंस ही गलत है। नहीं बोलना चाहिए इस तरह से। तो अब हम लोग करंट को तो समझ गए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as इलेक्ट्रिक करंट।
समझ गए? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। स्पेशली चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक छोटा सा बात मैं बता रहा हूं कि आप सबको मालूम है कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये देख लीजिए कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि मटेरियल कुछ भी हो, मैटर कोई भी हो, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो कंडक्टर भी मैटर है, उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर मैनर। इस वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में भी है, यानी इसमें है इलेक्ट्रॉन। पहली बात है इसमें इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात है कि ये मोशन में भी है। इलेक्ट्रॉन भी है, मोशन भी है, तो किसी भी कंडक्टर में तब तो इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए था। एक सवाल है, मैंने कहा कोई कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और वो गति में भी है, इस वजह से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट स्वतः होना चाहिए था, उसमें किसी बैटरी लगाने की आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंडक्टर मतलब वायर, वायर भी एक कंडक्टर है। आप अगर वायर को ला करके और उसमें बल्ब जला दो बिना बैटरी लगाए, तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं, बैटरी लगाएंगे तब बल्ब जलेगा। इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में अपने आप करंट नहीं होता है, वो कंडक्टर में करंट तब आती है जब आप बाहर से बैटरी कनेक्ट करते हो। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप करंट कहते हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मोशन में भी हैं, फिर भी उसके पास इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं हुआ? आखिर बैटरी ऐसा क्या काम करता है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन या चार्ज के मोशन भी हमेशा करंट नहीं देगा। जी हाँ, इसका वजह यह है, सिंपल सी बात है, जरा समझ लें इसको, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिगजैग मोशन में होता है। लाइक दिस, देख लीजिए, इस तरह से, जैसे तैसे। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव तो जरूर कर रहा है, पर एक ऑर्डर में मूव नहीं कर रहा है, वो जिगजैग पोजीशन में है, जैसे तैसे रैंडम मोशन में है। इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, इस रैंडम मोशन में होने के वजह से इसके पास नेट करंट जीरो हो जाता है, नेट इफेक्टिव करंट जीरो हो जाता है। मतलब नेट करंट इसमें रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता भाई? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसीलिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन मोशन में है, फिर भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है जब तक उसके अक्रॉस में बैटरी कनेक्ट नहीं किया जाए। और अगर जब इसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये देख लीजिए, सारा इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगा और इसमें इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर गई। अभी सारा इलेक्ट्रॉन एक दिशा में नहीं चल रहा था, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में मूव करने लगा और इसमें इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर गई। तो यहां कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन था लेकिन करंट नहीं था, और यहां करंट आ गया। बैटरी का क्या रोल है? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है? पोटेंशियल डिफरेंस का रोल यह है कि वो सभी इलेक्ट्रॉन पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में मूव करने लगते हैं, और उसके मूवमेंट से जब एक ओरिएंटेशन में मूव किए तो सबका करंट ऐड हो गया और नेट इफेक्टिव करंट इसमें एग्जिस्ट करने लगा, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आ गया। यह है करंट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो आप इसको समझ गए होंगे। ये मैं इसके बारे में और भी आगे बात करूंगा, अभी थोड़ी सी बात समझाया इंट्रो के रूप में कि भाई करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। तो क्या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है और वो मोशन में भी है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट है? तो आंसर हुआ नहीं, जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक। उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एक बात देखिए, बहुत, लेकिन इसमें एक और मिसकंसेप्शन भी होता है बच्चों। बहुत बच्चे को दिमाग में ये बात होती है कि अगर
इलेक्ट्रॉन के फ्लो या चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं। ऐसे में अगर मुंबई से करंट पटना आया तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन चल करके पटना तक आया? ये गलत है। कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें भी आती है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन चल करके आ रहा है, अब बीच में वायर कट हो जाए तो वो क्या इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गिर जाएगा? अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन चल करके मुंबई से पटना आता ना तो कई वर्ष लग जाते इलेक्ट्रिक करंट आने में, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। नहीं, असल में कुछ पार्टिकुलर स्पीड से चल करके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसके इफेक्ट को हम जो नोटिस करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में नोटिस करते हैं। ये परफेक्ट बात है। ओके, तो अब हम बताएंगे आपको, इफ क्यू चार्ज फ्लो फॉर t second, then electric current I is equal to Q upon T। आप इसको एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज करंट। T समय तक Q चार्ज का प्रवाह हुआ तो एवरेज करंट ये हो गया। बच्चों, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में थोड़ी फर्क है। वो कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई 30 दिन में 300 रुपया कमाया या 3000 रुपया कमाया, तो उसका एक दिन का इनकम क्या हुआ? 100 रुपया। मगर ये जरूरी नहीं है, इसको एवरेज कहते हैं। ये भी हो सकता है कि वो पहला 10 दिन में ही 3000 कमा लिया हो, आखिरी के 20 दिन में उसने कुछ कमाया भी नहीं हो, तो भी उसका इधर का भी पूछेगा कि इस दिन का इनकम क्या है, तो आप 100 बोलेंगे, इस दिन का इनकम क्या है तो आप 100 बोलेंगे, जबकि इनकम ही नहीं है। तो एवरेज इस तरह से बताता है, इंस्टेंटेनियस ये नहीं बताता है। इंस्टेंटेनियस किसी पार्टिकुलर डे का इनकम बताएगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। किसी क्षण, किसी इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में क्या इनकम है या किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में करंट क्या है। तो अभी जो हमने करंट निकाला वो एवरेज करंट है, कि आपको वो हर क्षण एक ही करंट बताएगा, लेकिन वो करंट एक समान है नहीं, वो हर इंस्टेंट अलग अलग करंट है, लेकिन हर इंस्टेंट के करंट को बताने में सक्षम नहीं है एवरेज करंट। ये डिफरेंस है एवरेज करंट में और इंस्टेंटेनियस करंट में। तो हम इसके बाद इंस्टेंटेनियस करंट वाले देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी यूनिट के बारे में जान जाइए। आई एवरेज का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था Q/T। सो आपने देखा चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। और कूलम बटा सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसलिए करंट का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर। ये एक चीज समझ गए हम लोग। करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में। अब हम आपको बताते हैं इस इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट होता है I इज इक्वल टू dQ/dt। बच्चों, ये dQ क्या है? स्मॉल चार्ज। और ये dt क्या है? स्मॉल टाइम।
छोटे समय में छोटे चार्ज का फ्लो इंस्टैंटेनियस हुआ। मतलब ये कि ऐसे फ्लो कर रहा है, t बराबर 0.00001 सेकंड अगर आप लेंगे तो इतना कम सेकंड में चार्ज का चेंज लगभग नहीं होगा। इसको आप कह सकते हैं कि उसी इंस्टेंट का हमको करंट मिल रहा है, बिल्कुल उसी इंस्टेंट का, क्योंकि हमने टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लिया, ये स्मॉल टाइम। इसी तरह की बात 11th में हम लोग पढ़ते थे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt, बिल्कुल वैसा ही चीज है ये, बस वहां dx बाई dt है, ये dq बाई dt है। जो आदमी dx बाई dt का सवाल बना सकता है वो dq बाई dt का भी सवाल बना सकता है। ये इलेक्ट्रिक करंट भले है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये प्रति सेकंड किस में चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट में। ये जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, जिसको आप भी जानते हैं, ये क्या कर रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आप ये ठीक से समझते हो, इसका मतलब आप ये भी समझते हो। अगर आप इसका सवाल बना सकते हो, इसका मतलब आप इसका भी बना सकते हो। फिजिक्स में को रिलेशन करना जरूर जाने, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, और उसको रिलेट करने अगर आपको आ जाता है तो आपका फिजिक्स इजी बन जाएगा, आसान बन जाएगा। तो चलिए, ये हम लोग समझ गए इंस्टैंटेनियस करंट। अब एक बात और बताते हैं, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing per second through the conductor, then I is equal to n into E। ये where E is equal to चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। बच्चों, आप जानते हैं ना कि I बराबर क्या होता है? Q बाई टी, Q बाई टी, और Q बराबर क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है NE। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहला लेक्चर में पढ़े, Q बराबर NE, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर। और I बराबर NE में क्या अंतर है? यहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर Q के जगह पर लिख दीजिएगा NE, और टाइम के जगह पर लिखिएगा 1 सेकंड, तो I बराबर NE बन गया, और कुछ बात नहीं है इसमें। तो चलिए, ये भी समझ गए आप। 3 फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने दिया। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, हालांकि फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो डायरेक्शन कैसे देंगे उसके लिए सुन लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current is always along the direction of flow of positive charge and opposite to the direction of flow of
नेगेटिव चार्ज। ये कन्वेंशनली है, मतलब ऐसा परंपरा आ रहा है, ये मान लिया गया है कि अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट भी ऊपर से नीचे होगा, लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट उल्टा होगा, नीचे से ऊपर। अगर नेगेटिव लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट राइट टू लेफ्ट होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट भी लेफ्ट टू राइट होगा। ये कन्वेंशनली है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देने के लिए। और एक स्टार पॉइंट देख लीजिए, ऑल्दो the electric current have magnitude as well as डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन। द इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट it is a scalar quantity। बिकॉज ऐसा क्यों है? It does not follow vector law of एडिशन। क्योंकि बच्चों ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर नहीं हो पाया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? देख लीजिए, ऐसे एक वायर ऐसे है, दूसरा वायर ऐसे है, तो क्या अगर पैरेललोग्राम बना देते तो क्या इन दोनों वायर का रिजल्टेंट, अगर इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, तो क्या ऐसे I1 प्लस I2 जाएगा करंट? नहीं जाता ऐसे, क्योंकि वायर के थ्रू ही जाएगा करंट, ये हवा में नहीं जाएगा, इसलिए ऐसे करंट नहीं जा सकता है। अगर ऐसे जाता तब तो इसका मतलब होता कि एक वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, दूसरा वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका पैरेललोग्राम बनाते और तब ऐसे डायगोनल मिलाते। इसका मतलब आपको इधर से गुजरते हवा में भी तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो ये नहीं करता है, इसलिए स्केलर है। तो चलिए ये बात को भी समझ गए हम लोग। अभी तक हम लोग पढ़े करंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा, और I बराबर NE कब होगा। ये तमाम बातें हमने सीखा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या आवश्यक है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा, इन तमाम बातों को हमने देखा। अब हम जो कुछ 2-4 फार्मूला देखे, 3 फार्मूला इनफैक्ट, उस पर सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। तो एक छोटा सा सवाल देखते हैं। इफ 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो फॉर 10 सेकेंड, देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट through the conductor। तो आपको सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन है कि I एवरेज Q अपॉन T, Q का मतलब 10 कूलम्ब, इसका मतलब 10, दिस इज 1 एम्पियर।
ओके, तो बड़ा सिंपल था सर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, देन फाइंड instantaneous इलेक्ट्रिक करंट एट t बराबर 1 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d अपॉन डी टी, क्यू के जगह पर टी स्क्वायर प्लस 2t अब प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2t प्लस 2 प्लस 0, ये आपको पता है टी स्क्वायर का 2t, टी का 1, 5 कांस्टेंट है तो 0। अब कब निकालना है, एट t बराबर 1 सेकेंड पे निकालना है। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 गुने 1 प्लस 2, यहाँ t का वैल्यू 1 रख दो, यानी 4 एम्पियर। ये इंस्टेंटेनियस है बच्चों, और हर इंस्टेंट करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। t का वैल्यू 1 रखेंगे तो कुछ और मिला, 2 रखते तो कुछ और मिलता, यानी हर क्षण करंट एक नहीं है, डिफरेंट है। ये कांस्टेंट करंट नहीं है, ये करंट वेरिएबल है। तो हम इसको निकाले डी क्यू अपॉन डी टी से, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, हमने 11th में भी बताया है और आप मैथ में भी पढ़े होंगे, तो आप इसको समझ गए होंगे कि भाई ये हुआ इंस्टेंटेनियस करंट। तीसरा सवाल, इफ I इज इक्वल टू टी प्लस 5 देन फाइंड चार्ज एक्यूमुलेट इन द कंडक्टर इन 0 to 2 सेकेंड। कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो I इज इक्वल टू क्या है, t प्लस 5 है। I को क्या लिख सकते हैं आप, डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ये बराबर t प्लस 5 हो जाएगा। डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, t प्लस 5 आई इंटू डी टी लिखेंगे। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये 0 से q और ये 0 से 2 टाइम, तो यहाँ पर q हो गया इज इक्वल टू टी डी टी 0 से 2, 5 डी टी 0 से 2, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बटा 2 0 से 2, 5 टी 0 से 2, और तब 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2, 0 का स्क्वायर बटा 2, और ये बेसिकली 2 का स्क्वायर हुआ, आपको दिखेगा अच्छे से तो 4 होगा, प्लस 5 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 अब प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 12 कूलम। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बच्चों। अगर चार्ज है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का ठीक रिवर्स प्रोसेस है। तो चार्ज से करंट गए पिछले क्वेश्चन में, उसमें हम डिफ्रेंशिएट किए थे। इस बार करंट से चार्ज की तरफ आए तो हम इंटीग्रेट किए, यही है प्रोसेस, चार्ज टू करंट एंड करंट टू चार्ज। चलिए अगला सवाल, if 10 electrons flowing
per second through the conductor then find electric current in the कंडक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा? एनी 10 18 एम्पियर इतना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड फ्लो हो रहा हो तो आप I बराबर एनी का इस्तेमाल कर लें, बन जाएगा सवाल आपको। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग per second through the conductor for 1 ampere electric current। तो इसमें फिर से आप लगाइए सॉल्यूशन में I इज इक्वल टू एनी, 1 इज इक्वल टू एनी, एन इज इक्वल टू 1/E, 1/1.6 गुने 10 के पावर -19, 1 गुने 10 के पावर 19 बटा 1.6 6.25 है ना। ये 100 एक जीरो तो इसके वजह से आया, एक और 100 25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। मतलब बच्चों ये सवाल मैं इसलिए बनाया क्योंकि आपको एहसास हो सके कि 1 एम्पियर का करंट कितना बड़ा करंट है। 1 एम्पियर करंट ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। 1 सेकंड में 10 के पावर 18 के ऑर्डर में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो 1 एम्पियर करंट मिलेगा। ये आप सोच लीजिए, यानी छोटा मोटा इलेक्ट्रॉन से 1 एम्पियर नहीं मिलने वाला है। 10 के पावर 18 बहुत बड़ा संख्या है, तब आपको करंट मिलेगा 1 एम्पियर का। तो ये सवाल से हम यही मैसेज देना चाह रहे थे आपको कि 1 एम्पियर करंट का अर्थ लगभग कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो 1 एम्पियर करंट हमको मिलेगा, ताकि आप समझ सकें। जैसे आपसे कोई कहता है कि 100 ग्राम मिठाई है, तो उसका अर्थ आप समझते हैं कि 100 ग्राम का क्या अर्थ है, कितना हो सकता है, अंदाज़ा है आपको। वैसे 1 एम्पियर करंट का भी अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि लगभग कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा होगा, तब जाकर के 1 एम्पियर करंट मिला होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये सवाल करवाया। और अब एक सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ डायरेक्शन से संबंधित, जिसमें डायरेक्शन से इंटर रिलेटेड है ये सवाल, जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन का स्टार पॉइंट लिखाया है उस पर बेस्ड। तो लिखते हैं, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इफ x number of electron flowing from left to right and y number of proton flowing from right to
लेफ्ट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी कंडक्टर, सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। ये देखिए एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें बताया गया है एक्स नंबर लेफ्ट से राइट जा रहा है और वाई नंबर राइट से लेफ्ट आ रहा है। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। तो आपको मैं बताया हूँ डायरेक्शन कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ तो करंट होगा उसका ठीक उल्टा, और ये हो गया IE, और प्रोटॉन आ रहा है इस तरफ तो करंट होगा इसी दिशा में और ये होगा IP। दोनों करंट ऐड हो जाएगा, यानी कि नेट करंट जो हो जाएगा वो IE और प्लस IP, I इज इक्वल टू XE प्लस YE, दिस इज इक्वल टू X प्लस YI इंटू E। ये करंट हो गया, यही इलेक्ट्रिक करंट हो गया, X प्लस Y इंटू E। तो इस तरह से हमने आपको आज थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन दिया, और जो बेसिक उसके फार्मूलाज मिले हम लोग को उस पर बेस्ड मैं छोटी छोटी सवालें देखा ताकि हमको ये क्लियर हो सके। और अब पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का जवाब और आज का सवाल। तो ये मैं 36 लेक्चर में पूछा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि भाई वैन डी ग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज जनरेट करता है कि लो वोल्टेज की बोथ की नन। तो वास्तव में लो वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर को नहीं बनाया गया, उसका पर्पस था हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना, इसलिए वैन डी ग्राफ जनरेटर को बनाया। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए होगा। और अब आज का सवाल, द इलेक्ट्रिक इज स्केलर, द इलेक्ट्रिक करंट, इनफैक्ट द इलेक्ट्रिक करंट लिख दीजिए, करंट होना चाहिए, is a scalar because it has only magnitude, because it has only direction, because it does not follow vector law of addition। ना तो इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, अगले लेक्चर में इसका मैं आंसर करूँगा। थैंक यू।